इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे उर्दू में हम अक़वाम मुत्तहिदा भी कहते हैं। इसी जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अक़वाम मुत्तहिदा एक बैनुल अक़वामी एक अदारा है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, जिसका मकसद ये है कि इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, ताकि दुनिया में अमन व सलामती को बरकरार रखा जा सके। दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके, ताकि उनके दरमियान कॉर्पोरेशन रहे, आपस में ट्रेड आसानी से कर सकें और ह्यूमैनिटी के राइट्स को पूरा किया जा सके। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में है और इसकी बुनियाद 1945 24 अक्टूबर 1945 में रखी गई थी और स्टिल नाउ ये कामयाबी के साथ काम कर रही है। लेकिन अगर दर हकीकत बात की जाए तो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज़ यूनाइटेड नेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन भी फेस कर रही है। तो टोटल अगर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, जिसकी बेस पर वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। नंबर 1 जनरल असम्बली। इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल असम्बली है। सेकंड वन इज़ अ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को शॉर्ट फॉर्म में UNSC भी लिखा जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इसका मतलब होता है। तो अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। 5 जो मेंबर्स होते हैं मीन्स के 5 कंट्रीज़ होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जिनको हम वीटो पावर कहते हैं। वीटो पावर का मतलब ये है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिसीजंस हैं उनको या तो ये पोस्टपोन कर सकते हैं या उन डिसीजंस को ये कैंसिल भी कर सकते हैं। मीन्स के इनके पास बहुत ज़्यादा पावर यूनाइटेड नेशंस में है। तो ये 5 कंट्रीज़ कौन से हैं हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 सालों के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है या नॉन परमानेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के तौर पर। नंबर 3 इज़ द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। दैट इज़ द थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर चौथे ऑर्गन की बात की जाए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एंड नंबर 5 सेक्रेटेरिएट, एंड नंबर 5 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशन बनाई क्यों गई थी और इसका मकसद क्या था, अब उसको देख लेते हैं। जंग अज़ीम दोम हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें 75 मिलियन पीपल मारे गए। इनमें कुछ सोल्जर्स भी थे और कुछ सिविलियंस भी थे, तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। अब दुनिया में कहीं जंग अज़ीम दोम की तरह कोई और जंग छिड़ ना जाए या कोई ऐसी जंग शुरू ना हो जाए जंग अज़ीम दोम की तरह, तो उस चीज़ से बचने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो इनका बेसिकली ये मकसद था जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ताकि इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, दुनिया में अमन व सलामती को कायम रखा जा सके। नंबर 2 डेवलपिंग द फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस। अब डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान उनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ताकि कंट्रीज़ आपस में फ्रेंडली रिलेशंस इनके हों और आपस में ईज़िली वो ट्रेड कर सकें, इनमें गुर्बत को ख़त्म किया जा सके। एंड नंबर 3 इज़ द प्रमोटिंग द सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। हर इंसान को उसके राइट्स देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी कि हर इंसान दुनिया में इक्वल है। तो अगर बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी कंट्रीज़ हैं, 195, जिनमें से 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं या स्टेट्स ऐसी हैं जो इसके मेंबर स्टेट्स में नहीं आते बल्कि ऑब्जर्वर स्टेट्स में आते हैं, जिसमें वेटिकन सिटी और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है। ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। मतलब ये भी जनरल असम्बली में आ सकते हैं, लेकिन इनको इतने ज़्यादा राइट्स नहीं होते जितने ज़्यादा 193 जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको होंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को 30 सितंबर 1947 में ज्वाइन किया था। अब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली के बारे में बात करते हैं। जनरल असम्बली में जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है।
डिबेट की जाती है उन पर, उनके लिए सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और वो सॉल्यूशंस रिकमेंड किए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, ताकि दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, दुनिया में इंडस्ट्री लगाई जा सके, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जा सके और दुनिया में गुर्बत को दूर किया जा सके, ह्यूमंस को राइट्स दिए जा सकें। तो इसके लिए बेसिकली जनरल असम्बली में डिस्कस डिबेट्स वगैरह की जाती हैं इन इश्यूज़ वगैरह पर। लास्ट टाइम आई थिंक 2019 में जनरल असम्बली में 74 सेशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया के उनको ज़्यादा पॉइंट आउट किया था और प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट भी किया था क्या इश्यूज़ सब कॉन्टिनेंट में चल रहे हैं, क्यों यहाँ पर गुर्बत है, अगर इनमें यूनिटी हो जाए इन कंट्रीज़ में तो ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर जनरल असम्बली की बात की जाए तो बेसिकली ये पॉलिसी मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। जनरल असम्बली डिसाइड करती है कि कौन से मेंबर स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में आएंगे या नहीं आएंगे। मींस के इन्होंने डिसाइड करना होता है कि कोई नया कंट्री यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है कि नहीं। जनरल असम्बली ही इलेक्ट करती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो एक और ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं या कंट्रीज़ होते हैं उनको जनरल असम्बली ने सेलेक्ट करना होता है। जनरल असम्बली ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यूनाइटेड नेशन का एक और ऑर्गन है, उसके टोटल 15 जजेस होते हैं, तो टोटल 15 जजेस को जनरल असम्बली ही इलेक्ट करती है। दैट वाज द फर्स्ट organ of the United Nations. Now we are going to discuss about the second organ of the United Nations, that is the Security Council. That is the most important organ of the United Nations. Security Council basically total have 15 members, 5 permanent members that are the USA, UK, Russia, France and China. और ये इन्हीं कंट्रीज़ को हम वीटो पावर कहते हैं। मीन्स कि इन कंट्रीज़ के पास इतनी पावर है कि ये इंटरनेशनली डिसीजंस को पोस्टपोन या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दीज आर द कंट्रीज़ दैट हैव द वीटो पावर और दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगर बात की जाए तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जो कि जनरल असम्बली ही सिलेक्ट करती है और 2 सालों के लिए सिर्फ वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, फिर दोबारा से सिलेक्ट किए जाते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स आर सिलेक्टेड फॉर द ओनली 2 years। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं पहले बता चुके हैं, इसे वीटो पावर कहते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसका मेन मकसद यही होता है कि दुनिया में अमन सलामती को कायम किया जा सके। सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद यही है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 टोटल मेंबर्स हैं जो बेसिकली एड्रेस करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, थ्रेट्स वगैरह को देखते हैं और उनके लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं और दुनिया में इंटरनेशनली जो हम बात करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसको मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली नेगोशिएशन करती है कि कौन से थ्रेट्स हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में नेगोशिएट करते हैं इस हवाले से। इम्पोज सेक्शंस और सेंक्शंस लगाई जाती हैं, जिस तरह ईरान पर, अफ़गानिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ पर सेंक्शंस लगा दी गई हैं ताकि वो अपने वेपन्स को कोई गलत मकसद के लिए ना इस्तेमाल करें, ताकि टेररिज्म इतनी ज़्यादा ना फैले दुनिया में। इन चीज़ों से बचने के लिए सेक्शंस लगाई जाती हैं, निगोशिएशंस करवाई जाती है। लेकिन अभी ये देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो निगोशिएशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं करवाई रही। हालांकि जनरल असम्बली का जो लास्ट सेशन हुआ था 74 वाला, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी उठाई थी कि वी आर रेडी फॉर द निगोशिएशन विद द इंडिया। लेकिन इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो नहीं करना चाहते हमारे साथ निगोशिएशन। तो उन्होंने डायरेक्टली ये कहा था कि ये यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ की। कल को अगर ये न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स कंट्रीज़ जो हैं आपस में इनकी कोई वार शुरू हो जाती है, और ये जो वार शुरू होगी ये पूरी दुनिया में आएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स कंट्रीज़ हैं, एंड ऑथराइज द यूज़ ऑफ द फोर्स। और सिक्योरिटी काउंसिल ही डिसाइड करती है कि ये कौन सी मतलब कि फोर्सेस हैं जो आप कंट्री के अंदर रहते हुए यूज़ कर सकते हैं, बिना अपनी मर्ज़ी के नहीं यूज़ कर सकते, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह।
सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली 70 पीस कीपिंग मिशन अभी तक इन्होंने दुनिया में स्टार्ट किए हुए हैं डेंजरस प्लेसेस में, जिनमें आप कह सकते हैं जी अलकायदा अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, नॉर्थ कोरिया जो कि मिलिट्री के हवाले से वो अपनी इनकी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री फोर्स है, और ईरान की अगर बात की जाए तो इन पर सेक्शंस लगा दी गई हैं। तो ये 70 पीस कीपिंग मिशंस इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल नाउ चल रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट वन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ द सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट कैरी आउट द सब्सटेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, रिपोर्ट्स होती हैं वगैरह, जिनका भी जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है वो सारा का सारा सेक्रेटेरिएट में किया जाता है। जो भी जनरल असम्बली ने एडमिनिस्ट्रेशन का काम देना है वो सेक्रेटेरिएट ने करना है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है वो सेक्रेटेरिएट में होता है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं। सेक्रेटरी जनरल प्रोवाइड्स ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस होती हैं वो जनरल सेक्रेटेरिएट ने प्रोवाइड करनी होती हैं या सेक्रेटरी जनरल ने प्रोवाइड करनी होती है। और अगर बात की जाए अभी जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का वो एंटोनियो गैटरिस है। ये एक पुर्तगीज़ सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर है, ठीक है। तो ये एक स्टिल नाउ ये आई थिंक 2017 से स्टिल नाउ ये यूएन का सेक्रेटरी जनरल है। अब नेक्स्ट ऑर्गन की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली इसका मकसद यही है दुनिया में जो जितने भी मामलात हैं जहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा उनको इंटरनेशनली जस्टिस प्रोवाइड करना, इस ऑर्गन का बेसिकली मकसद है। इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कम्पोज ऑफ द 15 जजेस। टोटल 15 जजेस हैं। पहले भी आपको बता दिया था कि ये 15 जजेस कौन सेलेक्ट करती हैं ऑर्गन, ये जनरल असम्बली में ही इनको सेलेक्ट किया जाता है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस settles disputes between the states in the according in the international law and gives advisory opinions on the international legal issues। जितने भी इंटरनेशनली लीगल इश्यूज़ हैं उन पर जो भी ओपिनियंस या एडवाइजरी होती हैं, एडवाइजरी ओपिनियंस वो सारे के सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोवाइड करने होते हैं। इसकी बुनियाद 26 जून 1945 को रखी गई थी। नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस डील्स विद द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। दुनिया में जितने भी इकोनॉमिकली एंड सोशल अफेयर्स हैं उन सभी को डील करना इस ऑर्गन का काम होता है जी। ये कॉरपोरेशंस डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान करवाती है ताकि वो इकोनॉमिकली और सोशली बेहतर हो सकें। टोटल इसके 55 मेंबर्स हैं, ऑल इलेक्टेड बाय द जनरल असम्बली एंड द रिजर्व फॉर द 3 years। और 3 years के लिए सिलेक्ट होते हैं ये, लेकिन इसका प्रेसिडेंट 1 साल के लिए ही सिलेक्ट किया जाता है। मकसद ये है कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उनके दरमियान कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जाए, इकॉनमी को बेहतर किया जा सके, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, वहाँ पर लोगों के ह्यूमन राइट्स को मेंटेन किया जा सके। मकसद ये है इस ऑर्गन का। ट्रस्टीशिप काउंसिल, यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह को डिस्कस किया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन से आती हैं। जो सेक्रेटेरिएट था ऑर्गन तो वो आगे से उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ट्रस्टीशिप काउंसिल को आती हैं, ठीक है जी। ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजुकेशन इश्यूज़ टू रिजॉल्व। जितनी भी सेक्रेटेरिएट से रिपोर्ट्स आएंगी वो सारी ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास आएंगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, एजुकेशन इश्यूज़ हों, उन सभी को फिर आगे से रिजॉल्व किया जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल के ज़रिए से। ये थे टोटल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस के। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ उस स्लाइड पर, तो आप देख सकते हैं टोटल ये 6 ऑर्गन्स हैं। 1 by 1 हमने इन सभी को डिस्कस किया। जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनमें से सबसे अहम जो ऑर्गन है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज़। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स हैं इन्होंने फर्दर से ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज बनाई हुई हैं ताकि जो यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकें। अब ये स्टिल नाउ
19 एजेंसीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन ये वक्तन फ़क्तन बढ़ती भी रहती हैं या कम भी हो सकती हैं। तो बट स्टिल नाउ देयर आर द 19 ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज दैट आर वर्किंग स्टिल नाउ फॉर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स के जो टोटल 6 ऑर्गन्स हैं वो ये ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं। अगर बात की जाए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU भी जिसे कहा जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल 19 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें WHO काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनाइटेड नेशन थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। दुनिया की बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी फेस करने पड़ते हैं इन्हें। थ्रेट्स फ्राम द पोवर्टी एंड डिजीज़, दुनिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है और जिसकी वजह से बीमारियां भी जन्म लेती हैं, ख़ासकर अफ्रीकन बरआज़म की अगर बात की जाए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुर्बत भी है और ज़ाहिर सी बात बीमारियाँ भी हैं उधर। तो इस चीज़ का एक सलूशन क्या है, इस चीज़ से किस तरह निपटा जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो बनाई इसलिए गई है कि ताकि दुनिया में हर इंसान को उसके राइट्स मिल सकें, दुनिया में गुर्बत को ख़त्म किया जा सके, लोगों के दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस को क्रिएट किया जा सके, नेशंस के दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस को क्रिएट किया जा सके, दुनिया में ट्रेड को बढ़ाया जा सके, दुनिया में अमन को बढ़ाया जा सके। तो लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ऐसा नहीं है, तो डैट इज़ द बिग चैलेंज फॉर द यूनाइटेड नेशंस। थ्रेट फ्राम द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, अब डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। जंग अज़ीम दोम के बाद USA और रशिया के दरमियान, जिसे पहले USSR भी कहा जाता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स पाए गए थे। ठीक है, तो अब इन कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन किस तरह काम करती रही, काफ़ी हद तक मे भी सक्सेसफुल भी हो, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, जो कि स्टिल नाउ बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट इशू है यूनाइटेड नेशंस के लिए, वो है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, बिकॉज दीज आर द टू कंट्रीज एंड बोथ कंट्रीज आर द न्यूक्लियरली आर्म्ड वेपन्स कंट्रीज़। क्योंकि अगर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान अगर न्यूक्लियर वार चल पड़ती है, इट मीन्स कि ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो यूनाइटेड नेशन को ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए और इनके जो भी मामलात हैं, इनके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, खासकर कश्मीर का, उसको ख़त्म करना चाहिए किसी न किसी तरह से। थर्ड वन, challenges the threats from the violence and the massive human rights violations within states। अब डिफरेंट स्टेट्स में कई लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते। आप देखें अमेरिका में, हाँ अब नहीं है ऐसा कि ब्लैक और वाइट के दरमियान फ़र्क, लेकिन अभी भी स्टिल नाउ कुछ ऐसा है कि उनको राइट्स नहीं दिए जाते इतने ज़्यादा, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। ये चैलेंज को काफ़ी हद तक अबूर भी कर रही है, ये काफ़ी हद तक इसको अचीव भी किया यूनाइटेड नेशंस में कि लोगों को अब राइट्स उनके हक़ के दिए जाते हैं जिनके राइट्स होते हैं। थ्रेट्स फ्रॉम टेररिज्म, दुनिया में जो भी टेररिज्म है उससे कैसे बचना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूनाइटेड नेशन के लिए। एंड नंबर 5 इज़ अ थ्रेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब दुनिया में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बन चुके हैं जो इस तरह से किसी भी कंट्री में इंतशार फैला देते हैं। तो इस तरह के क्राइम वगैरह से जो गैंग्स वगैरह बने हुए हैं उनसे बचना, यूनाइटेड नेशंस को, पूरी दुनिया को इन गैंग्स से, इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल्स से बचाना यूनाइटेड नेशन के लिए एक बिग चैलेंज है। नंबर 6, थ्रेट फ्रॉम द प्रोलिफरेशन ऑफ द वेपन्स। अब वेपन्स जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा अपनी जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, आए दिन ब दिन उनमें जिद्दत आती जा रही है। तो उन वेपन्स को ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो यूज़ होना है उसने, तो अब इनसे कैसे बचा जा सकता है, वेपन्स नए से नए बनाए जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, ये एक चैलेंज है यूनाइटेड नेशंस के लिए। और देखा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो वेपन्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, रशिया। तो ये कंट्रीज़ कुछ ऐसे हैं जो वेपन्स पर बहुत ज़्यादा
वर्किंग कर रहे हैं और एडवांस से एडवांस वेपन्स बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये तबाही का एक अलामत ही है, क्योंकि वेपन जितने ज़्यादा जदीद होंगे उतनी ज़्यादा तबाही होने के चांसेस हैं। दीज आर ऑल द चैलेंजेस फॉर द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस को और कौन से चैलेंजेस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरी तरफ से जो सजेशंस है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए ताकि बेटर वो काम कर सकें। फेयरनेस फॉर ऑल कंट्रीज़। आप देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनकी वजह से कितनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाहिए। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये क्यों नहीं कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर रहे? इसका मतलब ये यूनाइटेड नेशंस जो है ये फेयरनेस के साथ काम नहीं कर रही। वो यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ ही, मतलब कि उनके साथ ही फेयर है, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं फेयर? तो फेयरनेस होनी चाहिए हर कंट्री के साथ, ताकि दुनिया में अमन तभी आएगा। तो जब आप समझेंगे कि आपके एरिया में अमन है तो यूरोप, अमेरिका वगैरह की साइड पर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड पर अमन है, तो इन कंट्रीज़ में अमन नहीं है तो आप भी अमन में रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ पर भी कभी तबाही फैलती है वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज़ में भी आ जाती है। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे है, जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, ये चली 1-2 कंट्रीज से थी, पूरी दुनिया में फैल गई बाद में। तो वैसे यूनाइटेड नेशन को फेयर होना चाहिए फॉर ऑल द स्टेट्स और कंट्रीज़। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज़। अब यूनाइटेड नेशंस के स्टिल नाउ मैंने बताया था कि टोटल 19 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो आप देखें ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या वाकई सब कंट्रीज़ के लिए उसी तरह से काम कर रही हैं जिसके लिए इनको बनाया गया है? ऐसा ना हो कि ये यूरोपियन कंट्रीज़ की, अगर एजुकेशन की बात की जाए, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ही सपोर्ट करते जाएं, एशियन कंट्रीज़ को सपोर्ट ही ना कर रहे हों, और कर भी रहे हों तो जस्ट दिखा रहे हों कि हमने सपोर्ट किया और कर नहीं रहे। तो अब देखा जाए ख़ासकर साउथ एशिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से क्या काम किया जा रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, उसको हटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या काम कर रहे हैं? WHO क्या काम कर रही है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या काम कर रही है? ये जो IMF है, ये क्या वाकई में उसी तरह से काम कर रहा है जिस मकसद के लिए बनाया गया था? क्या ये ऐसा तो नहीं कर रहा कि कई कंट्रीज़ पर सूद पर देता जा रहा है कर्ज़ा उनको, और उनको उतने ज़्यादा डेट्स उन पर बढ़ाते जा रहे हैं? तो इनकी एक अच्छे हासिल तरीके से अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। एंड नंबर 3 इज़ द मैकेनिज्म फॉर गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द अदर स्टेट्स अदर देन द वीटो पावर। अब देखें यूनाइटेड नेशंस में तो वीटो पावर को तो एक पावर हासिल है, तो इसी तरह से कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए। अब दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, उनको भी किसी तरीके से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी इम्पोर्टेंस दें, वो भी अपने इश्यूज सामने लाएं। हाँ, जनरल असम्बली में डिस्कशन होती है, डिबेट्स होती हैं, लेकिन उनको भी पावर दी जाए कि वो भी कुछ अपने पार्टिसिपेट कर सकें। जिस तरह वीटो पावर है, इन तक नहीं तो इनसे कुछ नज़दीक तक तो पावर देनी चाहिए फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड, जिस तरह से नॉन मेंबर स्टेट्स को दिया जाता है। लेकिन टोटल 195 में से सिर्फ 10 को देना या 5 कंट्रीज़ को देना, ओवरऑल 15 कंट्रीज़ को पावर देना, आई थिंक दैट्स नॉट अ फेयर। तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए किसी न कोई तरीके से, कोई ना कोई एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से सजेशंस थी यूनाइटेड नेशंस के लिए। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल।